नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स वेब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. सिंह। आज मैं आपको इतिहास विषय का सिलेबस बताऊंगा और कंपटीशन में इस विषय का महत्व सर्वविदित है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं तब से इस विषय की लोकप्रियता और अनिवार्यता स्वीकार्य है। आज कोविड-19 एक महामारी के रूप में हमारे समक्ष समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि इस वायरस का इतिहास नहीं पता है। जिस चीज की हिस्ट्री नहीं पता होती उस विषय का समाधान प्रस्तुत करना समाज के लिए, मानवता के लिए कठिनाई और चुनौती होता है। प्रशासन में आपको करना क्या है? चुनौतियों का सामना, और उस चुनौती का सामना बगैर इतिहास विषय के सम्यक ज्ञान के आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए इतिहास प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है। आप डीएसपी के पद पर चयनित हो या आईपीएस के पद पर। किसी भी क्रिमिनल को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि अपराध इसने पहली बार किया है या इसका आपराधिक इतिहास रहा है। आपराधिक इतिहास उसके परिवार का रहा है, इसका मतलब उसमें जेनेटिक कोई डिफेक्ट, और फिर उसका उस हिसाब से प्रशासन समाधान या सोल्यूशन ढूंढता है। चलिए, इतिहास विषय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री बनी है हिस्टोरिका से, और हिस्टोरिका एक लैटिन वर्ड है और इसे इस शब्द को दिया है किसने? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हिस्ट्री में 2 चीजों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। एक, हमें सारे इतिहास की जानकारियां कहाँ से मिली, तो उसके 2 स्रोत माने जाते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? अभिलेख हैं, बर्तन हैं, अन्य प्रकार के साक्ष्य हैं, जबकि साहित्यिक लिखे हुए साक्ष्य हैं। तो क्या इतिहास के प्रारंभ काल से हम साहित्यिक स्रोतों को पढ़ पाने में सफल रहे? बिल्कुल नहीं रहे। अगर हम इतिहास के प्रारंभिक काल को पढ़ पाने में सफल नहीं रहे हैं, इसीलिए इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक, प्री हिस्टोरिक, जहाँ पे रिटेल सामग्री सबसे कम पाई गई। प्रोटो हिस्टोरिक, जहाँ सामग्री तो पर्याप्त पाई गई है लेकिन हम पढ़ पाने में सफल नहीं रहे हैं। और तीसरा है हिस्टोरिक, जहाँ पे इतिहास निर्माण में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज और हिस्टोरिकल एविडेंसेज या साहित्यिक साक्ष्यों का पूरा उपयोग किया जाता है। लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरा है मिडवेल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास में जो हमारा सिलेबस डिसाइड हुआ है वह है पाषाण काल से। इसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग कहते हैं मीजो पेलियोलिथिक एज। और तीसरा है नवपाषाण काल, इसे हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। इतिहास के सिलेबस में जब इस चीजों का अध्ययन किया जाएगा तो इसी सिलेबस के साथ हम ये सीखेंगे कि इस सिलेबस के साथ हमें जस्टिस कैसे करना है। हमसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या अपेक्षा की जाती है, इतिहास के इस पार्ट को हम कैसे डील करेंगे, ये हम आपको पढ़ना बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, Paleolithic age,
इसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, मीजो पैलियोलिथिक एज, और फिर है उच्च पुरापाषाण काल। इसे कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। एक्चुअल में ये सारे के सारे सेगमेंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो पूछता है, जैसे आईएएस 2000 में प्रश्न पूछा गया है कि किस मानव की सोचने समझने की क्षमता आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस से 40% अधिक थी। इसका मतलब है कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास भी इतिहास के पार्ट के रूप में पूछा जाने लगा है। और हमें देखना पड़ेगा कि हम इतिहास के कालखंडों को स्टोन एज के पीछे भी जाकर के बांट सकते हैं क्या? यस। इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है एरा, जिसे हम महाकल्प कहते हैं, दूसरा है इपोक, जिसे हम युग कहते हैं, और तीसरा है पीरियड, जिसे हम लोग कल्प या शक कहते हैं। इसके कालखंडों का दृष्टांत जैसे जैसे हम आपके सिलेबस को पढ़ाते चले जाएंगे, तो हम प्रारंभिक इस कठिन सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मानव की उत्पत्ति से पहले अपने इतिहास के कालखंडों को बांट लेते हैं। एक्चुअल में किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही ज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही आपका विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान क्या है? ज्ञान ही तो है। इसलिए हर विषय विज्ञान बनने की दिशा में सदैव प्रयासरत रहता है। ये अपने वैज्ञानिक होने का दावा करता रहता है। तो हर विषय का वह वैज्ञानिक ज्ञान जो हमारे ज्ञान में समृद्धि करता है, उसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। चलिए, इस पार्ट के बाद हम देखेंगे कि प्राचीन काल में और कितना हमारे सिलेबस का पार्ट बचा हुआ है। एक्चुअल में जो डिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो है हमारा आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम लोग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट हैं। एक है स्वतंत्रता के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद कितने स्थानों का अध्ययन अगर कर लिया जाए तो हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है। तो स्वतंत्रता के पहले अगर हम 40 स्थलों को जान लें तो आसानी से हमारा कोर्स पूरा हो जाता है। 95% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो क्या इन 40 स्थलों का अध्ययन जरूरी है? नो। फिर कितना पढ़ना चाहिए? ओनली 7 प्लेसेस। अगर हम 7 स्थानों को पढ़ लें तो हमारे इतिहास का एक बड़ा पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कवर हो जाता है। कैसे? ये सब्जेक्ट के कोर्स के विषय के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद 1500 स्थलों की खोज हुई, और इसमें से अगर हम 10 स्थलों का अध्ययन कर लें तो आईबीसी का हमारा 100% क्वेश्चन कवर हो जाता है। इस तरह से आईबीसी के बाद हमारा दूसरा जो सिलेबस है वो आता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन को 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता
पूर्व वैदिक सभ्यता, प्री वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन, और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका कार्यकाल क्या है पूर्व वैदिक का? याद रखिएगा, आईबीसी का जो कार्यकाल है वो 2500 से 1500 माना जाता है, और प्री वैदिक का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक का माना जाता है 1000 से 600 बीसी। इसे हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। अब वैदिक सभ्यता में याद रखिएगा इसके स्रोत कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के कारण ही इसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसीलिए प्री वैदिक या वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000। इसमें ऋग्वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, किन देवताओं को समर्पित किया गया है, किनका महत्व ज्यादा है, इसको परीक्षा की दृष्टि से कैसे पढ़ना चाहिए, इसका आपको विश्लेषण किया जाएगा। लेटर वैदिक पीरियड में आपको अथर्ववेद से लेकर के सामवेद सभी का अध्ययन कराया जाएगा, और इसमें आपको बताया जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा था? अथर्ववेद। सर्वाधिक वेद कौन सा था? लोकप्रिय वेद कौन सा था? अथर्ववेद था। और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन को बताया जाएगा। इस तरह से आपके इतिहास का यह पड़ाव भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो जो डिसाइड होगा, उसका जो सिविलाइजेशन का पार्ट है वो आता है आपका महाजनपद काल से। महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल को याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जन प्लस जन का विकास होकर के जनपद बना था, और जनपद प्लस जनपद मिलकर के महाजनपद बना था। महाजनपद। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इमर्ज्ड इन द पीरियड ऑफ महाजनपद पीरियड, और इसका टाइम पीरियड है 600 बीसी। तो जनपद प्लस जनपद मिलकर के महाजनपद बनाते हैं, और महाजनपदों का जो जिक्र है वो 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। किन पौराणिक ग्रंथों में इनका जिक्र हुआ है, किस बौद्ध साहित्य में इनका जिक्र हुआ है, और परीक्षा की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में किस जनपद की राजधानी क्या थी, कौन कौन से जनपद के बीच युद्ध हुआ, और कैसे सारे जनपद मिलकर के मगध महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो इसका हम इतिहास देखेंगे और टटोलेंगे। एक रोचक कहानी के माध्यम से इस पूरे पीरियड को कवर किया जाएगा। महाजनपद के बाद आपका आता है विदेशी आक्रमण का कार्यकाल। फॉरेन अटैक, फॉरेन अटैक, विदेशी आक्रमण कार्यकाल या फॉरेन अटैक। और विदेशी आक्रमण के कार्यकाल में स्पेशली अपने यहाँ जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो किसका माना जाता है? आर्यों का। लेकिन आर्य के विदेशी होने पे संदेह है, क्योंकि दयानंद सरस्वती तिलक इनको स्वदेशी मानते हैं, इसलिए इस पर विवाद है। तो फिर इसके बाद अगर हम माने तो पहले नंबर पर कौन आ जाता है? तो वो आ जाते हैं पर्थियन, पर्थियन, हखामनी या ईरानी, और इसके बाद आते हैं यूनानी। तो ये है आक्रमण का क्रम। प्रथम नंबर पर कौन आ जाता है? हखामनी संप्रदाय, ईरानी, पर्शियन, या उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? यूनानी। पोरस का आक्रमण, पोरस के समय सिकंदर का आक्रमण, और उस समय धनानंद जो है मगध साम्राज्य जनपद का राजा था। तो इसकी एक रोचक कहानी है, उसमें विदेशी आक्रमण को आपको कवर करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट सीक्वेंस जो आएगा वो देखेंगे। विदेशी आक्रमण के बाद यूनानियों की सत्ता का जब सबसे ज्यादा आक्रमण होने का भय था, तो उसी समय एक साम्राज्य उभरता है जिसका नाम है मौर्य वंश।
मौर्यन डायनेस्टी। और इस मौर्य वंश में केवल 3 राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और लास्ट में अशोक को पढ़ना है। हालांकि इस काल में कुल 10 राजा हुए हैं और अंतिम राजा बृहद्रथ है। इसका अध्ययन आपको मौर्य वंश में डिटेल से कराया जाएगा। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, कैसे अपनी सत्ता ईरान के चाबहार बंदरगाह तक पहुंचाई, कैसे चाणक्य ने अपनी भूमिका राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक के रूप में निभाई, इसका दृष्टांत आपको देखने को मिलेगा इस पाठ में। और कैसे अशोक को भारत का महान शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी भी रोचक कहानी आपको मिलेगी इसमें। मौर्य वंश के बाद जो आपका पार्ट आता है वो आएगा मौर्योत्तर काल। लेटर मौर्यन पीरियड, इस काल में हम देखेंगे कि कैसे सत्ताएं देसी और विदेशी में बढ़ जाती हैं। देसी और विदेशी में कैसे यूनानी के बाद भारत में सिथियन आते हैं और सिथियन के बाद कर्ण आता है, कर्ण के बाद आपका कुषाण आता है। तो इसका हम देखेंगे विदेशी में। और देशी में मौर्य के बाद आपका आता है, मौर्य के बाद कैसे सातवाहन वंश तक सत्ता का विस्तार होता है, ये हम देशी कार्यकाल में देखेंगे। तो देशी कार्यकाल में ही कर्ण आता है, इसमें सिथियन आता है, पर्थियन आता है, उसके बाद कुषाण आता है। तो विदेशी में आने का क्रम है, याद रखिएगा, विदेशियों की यूनानी है, यूनानी के बाद आपका सिथियन आते हैं, सिथियन के बाद पर्थियन आते हैं और पर्थियन के बाद आपके कुषाण आते हैं। तो कुषाण अंतिम विदेशी सत्ता थी जो प्राचीन काल में यहाँ तक आती है। उसके बाद लेटर फेज में भी आते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी तक इसी पार्ट को देख करके चलेंगे। देशी कार्यकाल में मौर्य काल है, शुंग वंश है, और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश है, और कर्ण वंश के बाद आपका सातवाहन वंश है। तो यहाँ पे आकर के हिस्ट्री आपकी मौर्योत्तर काल में डील होती है, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए हर्षवर्धन तक आती है। लेकिन उसके पहले एक बड़ा साम्राज्य आता है मौर्योत्तर काल के बाद, जिसका नाम है गुप्त काल। इसे इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, और इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद आपका आएगा समुद्रगुप्त, और फिर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, और विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो इसका भी एक रोचक कहानी है कि कैसे गुप्त काल में दहेज और लालच के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ है। तो इस तरह से गुप्त काल का पूरा पीरियड आपके सिलेबस में कवर किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका हर्षवर्धन का कार्यकाल। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आप देखेंगे कि कैसे साम्राज्य न चाहते हुए भी उसे राज्य करना पड़ा, और कैसे उसने अपने भाई, अपने जीजा और अपने माता पिता को खोने के बाद एक साम्राज्य की स्थापना किया, बौद्ध धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पेनसांग इसके कार्यकाल में आकर के कैसे साहित्यिक उत्थान करता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आपको प्रारंभ हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। इसे 2 भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल सल्तनत पीरियड और मुगल काल। सल्तनत काल को याद रखिएगा, गुल किले को सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसका विस्तार किया जाएगा। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, फिर हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हो जाती है और यहीं से आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है। मध्यकाल का यही इतना सिलेबस है। इसमें आपको साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाएगा कि मध्यकाल का विकास और ये अपनी चरम अवस्था पर कैसे पहुंचता है। इसमें हम मोहम्मद गोरी से लेकर के सारे पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद एक राजा हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, तो उसके कार्यकाल के साथ ही इन सबको कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका है आधुनिक। मॉडर्न हिस्ट्री, इसके 2 पार्ट हैं, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। रूल ऑफ कंपनी एंड रूल ऑफ क्राउन। इसके साथ ही कंपनी का अन्य कंपनी से टकराव, क्लैश ईस्ट इंडिया कंपनी विद अदर फॉरेन कंपनीज, और कंपनी का देसी राज्यों से टकराव, क्लैश विद इंडिजिनस स्टेट्स या इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और क्राउन में देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल रन करता है क्राउन के शासन में, ये इसका डिटेल किया जाएगा। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को आपको 1947 तक पहुंचाया जाएगा और कैसे देश में विभिन्न रियासतों का एकीकरण होता है, ये सब का अध्ययन आपके सिलेबस में है। यदि इस पार्ट को आप पूरे विश्लेषण के साथ देखेंगे, इसमें मध्यकालीन भाग में एक पार्ट छूट रहा है जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल, चेर, चालुक्य आदि राष्ट्रों का अध्ययन, आदि राज्यों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। और मध्य भारत में एक नवीन राज्य संघर्ष होता है जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। जैसे राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, गुर्जर है, इन सबका जो संघर्ष होता है उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। उसे भी डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। एक लमसम आपको आइडिया दिया गया है कि हिस्ट्री के यदि इतने पड़ाव को हम रोचकता के साथ पढ़ लें, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में एक बड़ी भ्रांति फैलाई गई है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आदमी पाषाण बन जाता है, और इस पाषाण के पथ को तोड़ने के लिए व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ रोचकता पैदा करना पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से इतिहास को समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। आई होप कि सिलेबस में समझा पाने में आपको सफल होऊंगा। आप इसे एंजॉय करिएगा, और जब सिलेबस के पहले पार्ट में मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा इतिहास कितनी रोचकता के साथ भी पढ़ा जा सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।